वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन डिस्कस करेंगे जेई मेंस 2026 2 अप्रैल शिफ्ट 1 पेपर में केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें अपन कोशिश करेंगे कि कैसे अपन 25 क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में अपने को बोला है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ अमंग द फॉलोइंग इज। अपने को कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं बच्चे, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है ना। और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में अपन जानते हैं अपने क्या यूज़ करते हैं, वीबीटी या एमओटी। डायटोमिक के केस में सर हम यूज़ करते हैं एमओटी। और अपने को दे रखा है ऑक्सीजन, और यदि अपने को ऑक्सीजन दे रखा है तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा 1 2 3 4। और इस पे बच्चे क्या बनेगा, झोंपड़ी पे झोंपड़ी या चौड़ा रास्ता। 16 वाले केस में बनता है चौड़ा रास्ता, है ना। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है वो बच्चे रिलेट कर पाएंगे। तो अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। तो यानी कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर बच्चे कितना आ जाएगा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। और इसमें से यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो इलेक्ट्रॉन किस में से निकल रहा है, ABMO में से निकल रहा है। और यदि ABMO में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो O2 पॉजिटिव का बच्चे कितना हो जाएगा 2.5। और अगर मैं बच्चे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूंगा तो ABMO में बढ़ेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर आधा कम हो जाएगा, तो बच्चे कितना हो जाएगा 1.5। और यदि मैं O2 2 नेगेटिव की बात करूँ तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। और अपन जानते हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, अगर बच्चे क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या होती है बच्चे, डिक्रीज़ होती है। तो यानी कि सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होएगी, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बच्चे किसकी होएगी, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होएगी O2 2 नेगेटिव की। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तो सबसे कम बच्चे किसकी होएगी, O2 पॉजिटिव, फिर आपका आएगा O2, फिर आएगा O2 नेगेटिव, और फिर आएगा O2 2 नेगेटिव, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को बोल रहा है राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग विद PHN2Cl, है ना। तो यहाँ पे बच्चे अपन जानते हैं कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है ना। जैसे बच्चे मैं एनिलीन के साथ आपको इसकी रिएक्शन करके भी दिखा देता हूँ। अगर बच्चे मैं एनिलीन लगाऊँ तो एनिलीन कुछ इस प्रकार से होएगा। और यदि मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देता हूँ, इसकी रिएक्शन यदि मैं N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के साथ करवा देता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है बच्चे, मुझे प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन दोनों साइड, और यहाँ पे बच्चे आपका क्या आ जाएगा NH2। बेसिकली क्या होता है, ये आपका N2 पॉजिटिव यहाँ पे जाके जुड़ता है। तो यानी कि ये रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, ये रिएक्शन डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल होता है बच्चे क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अंदर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन उतना ज़्यादा होएगा। तो N2 के NH2 के केस में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होएगी। और अगर अपन बच्चे यहाँ पे बल्कि ग्रुप कर दें और साथ में बच्चे अपन ऑर्थो इफेक्ट लगा दें तो ये रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो यानी कि प्लस एम इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। और अगर मैं 2 बल की ग्रुप लगा दूँ तो प्लस एम इफेक्ट बच्चे क्या हो जाएगा, बहुत बहुत कम हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बच्चे कौन रिएक्शन करेगा, R, फिर उसके बाद बच्चे कौन करेगा P, उसके बाद बच्चे कौन करेगा Q। तो R, P और Q यानी कि आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को बोल रहा है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, है ना। ये तो बच्चे आपका बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, ये तो आप लोगों को याद ही होएगा ना। विटामिन C के केस में बच्चे क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना, यानी कि फर्स्ट वाले का बच्चे क्या आ जाएगा C। विटामिन B1 के केस में बच्चे क्या होता है, विटामिन B1 के केस में होता है आपका क्या विटामिन B1 के केस में होता है बच्चे आपका थायामिन। और विटामिन B6 के केस में बच्चे क्या होता है आपका पायरिडोक्सिन। और विटामिन B2 के केस में बच्चे क्या होता है, राइबोफ्लेविन, है ना। ये तो बच्चे आप लोगों को याद ही होना चाहिए ना। तो यानी कि CADB आ जाएगा ना, यानी कि आपका आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की बच्चे अपने को प्रायोरिटी बतानी है ना। तो अगर बच्चे अपन यहाँ पे देखें, बिल्कुल फर्स्ट वाले की यदि मैं बात करूँ तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे अपने पास बच्चे क्या है, अमाइड है। फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चे अपने पास कौन है, यहाँ पे अपने पास है कीटोन। उसके बाद बच्चे अपने पास कौन है, उसके बाद अपने पास एल्डिहाइड। उसके बाद बच्चे कौन है, उसके बाद अपने पास है साइनाइड। उसके बाद बच्चे अपने पास कौन है, उसके बाद है अपने पास एल्काइन। और यहाँ पे बच्चे अपने पास क्या है, यहाँ पे अपने पास है अमाइन।
है ना। और सबसे ज़्यादा अपन जानते हैं किसकी होती है, अमाइड की होती है, तो यानी कि 1 वाला सबसे आगे आ जाएगा। फिर किसकी होती है बच्चे, साइनाइड की होती है। उसके बाद बच्चे किसकी होती है, उसके बाद आपकी होती है एल्डिहाइड। उसके बाद बच्चे होते हैं कीटोन। उसके बाद होता है अमाइन। और उसके बाद बच्चे आपका क्या होता है, एल्काइन। तो यानी कि 1 4 3 2 6 5 यानी कि आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को बोल रहा है इन द गिवन कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, है ना। वापस से वैसा ही क्वेश्चन आ गया। तो इलेक्ट्रोफाइल बच्चे कहाँ पे अटैक करेगा, तो यदि बच्चे मैं इस वाले ग्रुप की बात करूँ, इस वाले ग्रुप का बच्चे कैसा प्रभाव लगेगा, -m प्रभाव लगेगा। तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो रिंग बच्चे इस वाली आपका इलेक्ट्रोफाइल इस वाले पे तो अटैक नहीं करेगा, यानी कि P और Q तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो इन ऑप्शंस को अपन काट देंगे। और यहाँ पे बच्चे इस वाले यदि मैं ग्रुप की बात करूँ, इस वाले ग्रुप की बात करूँ तो ये बच्चे क्या करेगा, ये +m इफेक्ट लगाएगा। तो यहाँ पे बच्चे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो यानी कि रेट भी बढ़ जाएगा। बट अब अपने को ये पहचानना है कि ऑर्थो पे ज़्यादा इफेक्ट होएगा या बच्चे आपका पैरा पे ज़्यादा इफेक्ट होएगा। तो ऑर्थो पैरा के केस में अपन जानते हैं कि पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा जनरली मेजर बनते हैं, तो इसलिए अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, S, यानी कि आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एप्पल ग्रीन कलर इन फ्लेम टेस्ट, है ना। आपको बच्चे अलग अलग दे रखे हैं, जैसे बैरियम दे रखे हैं, मैग्नीज, कैल्शियम, एल्यूमिनियम अलग अलग दे रखे हैं। तो बच्चे मैं आपके लिए एक डाटा लेके आया हूँ ना, तो ये आपको याद ही होना चाहिए, है ना। जैसे लिथियम के केस में बच्चे क्रिम्सन रेड मिलता है, सोडियम के केस में आपका गोल्डन येलो मिलता है, पोटेशियम के केस में आपका वॉयलेट मिलता है, कैल्शियम के केस में आपका ब्रिक रेड मिलता है, स्ट्रोंशियम के केस में बच्चे आपका क्रिम्सन मिलता है, और एप्पल ग्रीन बच्चे किस केस में मिलता है, बैरियम के केस में मिलता है। और ग्रीन विद ब्लू सेंटर, ब्लू तो जहाँ पे भी आ जाए बच्चे 90% केसेस में कॉपर ही आंसर होता है। सो खैर यहाँ पे अपने से एप्पल ग्रीन पूछ रखा था, तो इसलिए कौन से वाला आएगा बच्चे, बैरियम वाला आएगा, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है 1 मोल ऑफ एल्केन रिएक्ट विद 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन, देन जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज। तो बच्चे यदि मैं एल्केन बनाऊँ तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होएगा, CnH2n+2। और ये बच्चे किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो अपन प्रोडक्ट जानते हैं बच्चे क्या होएगा, प्रोडक्ट होएगा आपका n टाइम्स ऑफ CO2 प्लस n+1 टाइम्स ऑफ आ जाएगा बच्चे आपका क्या, H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बच्चे कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे 2n + n+1, तो यानी कि ऑक्सीजन बच्चे कितने हो गए, 3n+1। तो यानी कि बच्चे यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आने चाहिए, 3n+1, और यहाँ पे एक 2 लगा हुआ है तो डिवाइड बाई कर देंगे 2। अब वो कह रहा है कि यदि अपन इसका 1 मोल लें तो अपने को इसके 8 मोल चाहिए होते हैं ना। और स्टोइकोमेट्री क्या कहती है कि 1 मोल के लिए कितने चाहिए, 3n+1/2, यानी कि बच्चे 3n+1/2 की वैल्यू लोगों ने अपने को दे रखी है 8। तो यहाँ से अपना 3n+1 किसके बराबर आ जाएगा, 16 के बराबर आ जाएगा। तो 3n आ जाएगा आपका बच्चे 15, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यानी कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, C5H12, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को ये कह रहा है 18 ग्राम H2O रिएक्ट विद x ग्राम ऑफ आयरन टू प्रोड्यूस Fe3O4। तो बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो यदि बच्चे अपन इस रिएक्शन की बात करें तो आयरन बच्चे ये कह रहे हैं कि वाटर के साथ रिएक्शन करता है और अपने को देता है Fe3O4, और साथ में बच्चे क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देगा, है ना। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे बच्चे आ जाएगा आपका कितना 4, और यहाँ पे भी बच्चे आपका आ जाएगा 4, है ना। 10th क्लास की बैलेंसिंग है ये तो, है ना। तो यानी कि 3 4 1 4, है ना। अपने को वाटर कितना दे रखा है बच्चे, 18 ग्राम, यानी कि बच्चे मोल्स ऑफ वाटर कितना दे रखा है, मोल्स ऑफ वाटर आपको दे रखा है 1। और अपन इस स्टोइकोमेट्री से क्या बोल सकते हैं कि 4 मोल वाटर के लिए बच्चे आपको 3 मोल आयरन के चाहिए, 3 मोल Fe के चाहिए। तो 1 मोल वाटर के लिए बच्चे कितना चाहिए, 3/4 मोल आयरन के चाहिए, 3/4 मोल आयरन की चाहिए। तो यानी कि अपने को पता लग गया आयरन के मोल कितने चाहिए बटे 3/4। तो इसका मास कितना आ जाएगा, x/56। तो इसको सोल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 42 ग्राम। तो आपका आंसर बच्चे क्या आ जाएगा, 42 ग्राम, यानी कि थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है KSP ऑफ Ag2CrO4 एंड AgBr are 32x and 4y respectively. The ratio of solubilities S1 and by S2 is। तो अपने को सोलिबिलिटी का रेशियो बताना है। KSP की वैल्यू दे रखी है ना। तो बच्चे अपन जानते हैं यदि अपन Ag2 और यहाँ पे CrO4
इसकी यदि अपन बच्चे KSP का फॉर्मूला बनाएं तो इसके KSP का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2, 1 की पावर 1 और S की पावर क्या हो जाएगा बच्चे 3। अगर किसी को सोल्युबिलिटी के फॉर्मूलेज निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिससे आपके क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। खैर, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है इन्होंने कितनी बच्चे, 32x, इसको बोल देते हैं सोल्युबिलिटी 1। तो इसको यदि मैं सोल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, S1 क्यूब बराबर आ जाएगा 8x के। तो यहाँ पे बच्चे आपका S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू एक्स की पावर 1/3। ठीक है, सिमिलरली अपन निकाल लेंगे बच्चे किसके लिए, AGBR के लिए। तो यदि मैं AGBR के लिए सोल्व करूँ, AGBR के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 इंटू S², ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, ये आपका आ जाएगा 4y के, इसको बोल देते हैं S2। तो S2 की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, 2 इंटू वाई की पावर 1/2। तो इसको यदि मैं सोल्व करूँ तो बच्चे कितना आ जाएगा, S1/S2 आपका आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1/3 अपॉन 2 इंटू वाई की पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो x की पावर 1/3 अपॉन वाई की पावर 1/2, यानी कि सेकंड ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। तो अपने को बतानी है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। सो बेसिकली मुझे ये पता लग जाए कि NH शेल कौन सी है तो अपन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे। सो अपने को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दे रखे हैं, यानी कि अपने को MVR जो कि किसके बराबर होता है बच्चे, NH/2π के बराबर होता है। ये बच्चे कितना आ जाएगा, ये अपने को दे रखे हैं इन लोगों ने 3h/π दे रखा है। तो h/h कैंसिल, तो n की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 6 है ना। अब अपने को क्या निकालनी है बच्चे, एनर्जी निकालनी है। और अपन एनर्जी के लिए जानते हैं एनर्जी क्या होता है बच्चे, -13.6 इंटू Z², यानी कि वो तो 1 ही हो जाएगा, अपॉन n², यानी कि 6 का स्क्वायर 36। तो अपने को बच्चे बेसिकली निकालना है 136/360। इसको यदि बच्चे अपन 4 से करें कैंसिल तो आ जाएगा 4 3 जा 12 और कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 4 4 जा 16। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 4 9 जा 36, तो बच्चे आ जाएगा कितना 90/34। और इसको भी यदि अपन थोड़ा सा 33 मान लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बच्चे कितना आ जाएगा 11/30 आ जाएगा। तो अगर मैं 11 को करूँ तो 3 3 जा 9, तो 0.3 समथिंग वाला आंसर आ जाएगा, यानी कि बच्चे कौन सा आ जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, है ना। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो बेसिकली अपने को ये पहचानना है कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज़्यादा है, कौन कम है ना। तो यदि आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करो तो आप लोग जानते हो ऑर्डर क्या आता है बच्चे, NH3 EN CN और CO। बिल्कुल लास्ट वाला बता रहा हूँ ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ये होता है और NH3 बच्चे आपका क्या होता है, कंपैरेटिवली कम स्ट्रॉन्ग होता है CO के, है ना। तो अपने को क्या CO दे रखा है, नहीं CN दे रखा है ना। तो CN आ जाएगा आपका सबसे आगे, तो यानी कि A वाला आपका सबसे आगे होना चाहिए बच्चे, सबसे आगे आपका होना चाहिए A वाला। उसके बाद बच्चे कौन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका EN वाला, तो EN वाला बच्चे यानी कि D। उसके बाद बच्चे आपका आ जाएगा NH3 वाला बच्चे, यानी कि आ जाएगा C। और ये वाले सारे पीछे पड़े होते हैं फ्लोरीन, तो यहाँ पे बच्चे आ जाएगा आपका B। तो BCDA यानी कि आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ये कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, लिथियम 2 पॉजिटिव की एनर्जी बच्चे कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली क्या पूछ रखा है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, है ना। मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस के अंदर सिखा रखा है एनर्जी की कोई सी बात, एनर्जी की कोई सी बात किसके बराबर होगी बच्चे, हाइड्रोजन की वही बात इंटू Z² कर देना, है ना। तो बच्चे हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू कितनी है, आयनाइजेशन एनर्जी -13.6। तो बस इसको कर दो क्या, -13.6। और लिथियम दे रखा है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, 9 इंटू 9। इसको सोल्व कर दो, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 3 जा 27 और 5 32 बच्चे आ जाएगा क्या 32, 3 कैरी, 9 1 जा 9, 9 और 3 12। तो यानी कि 122.4 है। तो अपने को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी टोटल है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यानी कि 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने को एक एटम को देनी पड़ेगी, यानी कि आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को ये बोला है 20 ग्राम फ्लोरोएसिटिक एसिड इज डिजोल्व्ड इन 500 ग्राम वाटर
इफ़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 1 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट Ka फॉर फ्लोरो एसिटिक एसिड। चलिए जी, एज्यूम मोलैरिटी एंड मोलैरिटी इज़ सेम। सो बच्चे पहले अपन मोलैरिटी और मोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैरिटी बराबर दे रखा है मोलैरिटी, जो कि किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, N2। तो फ्लोरो एसिटिक एसिड कैसा दिखता है आपका, CH2, यहाँ पे आ जाएगा F और यहाँ पे आ जाएगा आपका COOH। तो इसका मास बच्चे कितना आ जाएगा, यदि मैं इसका मोलर मास निकालूँ तो 2 कार्बन का यानी कि 12 दूए 24, और उसके बाद बच्चे किसका, 2 ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन का बच्चे कितना हो जाएगा, 16 दूए 32, और 3 हाइड्रोजन का, 3 हाइड्रोजन का 3, और 1 फ्लोरीन का बच्चे कितना हो जाएगा 19। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 8 9 9 9 18, कैरी 1, 3 4 5 6 7, तो बच्चे कितना आ जाएगा 78। तो यदि मैं इसकी क्या निकालूँ, मोलैलिटी की वैल्यू निकालूँ बच्चे, तो आ जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन W1, ठीक है भाई 500, तो ये आ जाएगा 2। तो बच्चे कितना आ जाएगा 40 अपॉन 78 आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए इसको अभी अपन यूज़ कर लेंगे कभी भी। अच्छा, फिर अपने को दे रखा है इन लोगों ने क्या, डेल्टा TF भी दे रखा है। तो यदि मैं बात करूँ डेल्टा TF, जो कि किसके बराबर होएगा बच्चे, आयोटा इंटू KF इंटू M के बराबर होएगा। डेल्टा TF दे रखा है 1, आयोटा मैं निकालना चाहता हूँ, KF वाटर के लिए अपन जानते हैं 1.86, और M अपने को दे रखा है 40 अपॉन 78। तो यहाँ से बच्चे आपका आ जाएगा आयोटा, कितना आ जाएगा बच्चे, 78 अपॉन 40 इंटू 1.86। इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ऊपर चला गया कितना आपका 100, तो इससे ये कैंसिल, इसको सोल्व करें तो 4 1 जा 4, 3 8, 4 9 जा 36, 0.45 जा 20। तो बच्चे आ जाएगा आपका 195/186 आयोटा, ठीक है भाई। अब बच्चे अगर अपन ध्यान से देखें तो आपका फ्लोरो एसिटिक एसिड ब्रेक डाउन होगा, कैसे ब्रेक डाउन होगा, फ्लोरो एसिटिक एसिड आपका ब्रेक डाउन होगा, और वो किसके अंदर जाएगा बच्चे, CH2COO नेगेटिव, और यहाँ पे बच्चे आपका क्या आ जाएगा H पॉजिटिव। लेटर से इसकी कंसनट्रेशन आप लोगों को दे रखी है कितनी, C, तो इसकी हो जाएगी 0 0। तो इसकी अगर मैं C माइनस C अल्फ़ा करूँगा तो ये बच्चे आ जाएगा आपका C अल्फ़ा, और ये भी आपका आ जाएगा C अल्फ़ा। तो यदि मैं यहाँ से आयोटा की वैल्यू निकालूँ तो वो किसके बराबर आ जाएगा, टोटल मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन, जो कि कितने हो जाएंगे बच्चे, C माइनस C अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा अपॉन C। तो इससे ये कैंसिल, तो बेसिकली 1 प्लस अल्फ़ा आपको दे रखा है कितना, 195/186। तो यहाँ से बच्चे अपने आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 195 में से गई 186, तो यानी कि 9/186, ठीक है भाई। चलिए जी, तो बट अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है Ka। तो Ka आप लोग मुझे बताइए क्या होगा, Ka बराबर होगा बच्चे क्या, कंसनट्रेट C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा को अपन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा बच्चे कितना, C अल्फ़ा स्क्वायर, C आपको दे रखा है कितना 40 अपॉन 78, इसको अब सोल्व करना पड़ेगा ना, तो 40 अपॉन 78, ठीक है। इसको 180 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 1/20, तो यानी कि 1/20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे 400 हो जाएगा। तो ये कट गया किस पे बच्चे, 10 पे। तो यानी कि मैं कर दूंगा 100 अपॉन 78 इंटू 10 की पावर -3, तो यानी कि बच्चे आपका 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -3, यानी कि आपका आ जाएगा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को ये बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन फॉलोइंग प्रोसेस A to B, A से B जा रहे हो तो आपको बताना है बच्चे वर्क डन। सबसे पहले तो अपने को ये पहचानना पड़ेगा कि अपने को प्रोसेस कौन सी दे रखी है। तो अगर मैं A वाले पॉइंट पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर निकालूँ तो प्रेशर बच्चे मुझे कितना दे रखा है 8, और वॉल्यूम बच्चे मुझे कितनी दे रखी है 0.5, और टेम्परेचर मैं निकाल सकता हूँ कैसे, PV इज़ इक्वल टू nRT। तो टेम्परेचर बच्चे कितना आ जाएगा 8 इंटू 0.5 यानी कि 4 अपॉन NR आ जाएगा। तो टेम्परेचर बच्चे आ गया कितना 4 अपॉन NR। और यदि मैं यहाँ पे बच्चे देखो तो प्रेशर मुझे दे रखा है 1, वॉल्यूम बच्चे मुझे दे रखी है 4, और टेम्परेचर बच्चे कितना आ जाएगा 1 इंटू 4 अपॉन NR। तो बच्चे कितना आ जाएगा 4 अपॉन NR। तो आप लोग देख सकते हो कि A से B जाने पे टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, और अगर बच्चे टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो टेम्परेचर बच्चे आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
और ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर बच्चे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को सर हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, -2.303 nRT, और यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा log V2/V1, है ना। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे। V2 अपने को दे रखे कितना 4, और V1 अपने को दे रखा है इन लोगों ने कितना, V1 अपने को दे रखा है 1/2। तो और nRT की जगह बच्चे मैं क्या लिख सकता हूँ, nRT की जगह मैं लिख सकता हूँ P1V1। तो P1V1 अपने को कितना दे रखा है 8 × 0.5, यानी कि बच्चे कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे अगर अपन इसको सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, -2.303 × 4 लीटर एटीएम, और लोग बच्चे कितना हो जाएगा 4/1/2, तो 1/2 0.5 है ना क्योंकि। तो ये बच्चे कितना हो जाएगा -2.303 × 4, और यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा log 8। log 8 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 log 2, और log 2 की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी 0.3010। तो ये कितना हो गया बच्चे 4 3 12 × 2.303 × 0.3010, है ना। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.693। तो बच्चे कितना हो गया -12 × 0.693। इसको सोल्व कर लेंगे 12 × 36, 3 कैरी, 12 9 × 108, और 3 111 कैरी, 12 5 60, 12 6 78, और 179, और 10 89। तो कितना आ जाएगा बच्चे 8.916। सो 8.916 वाला आपका आंसर हो जाएगा। सो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली इसको आपका कितना आ जाएगा 8.3 आ जाएगा। ठीक है भी। सो इसमें देख लेना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप बड़े आसानी से कर सकते थे, है ना। कैसे, इसके लिए आपको बच्चे सारे आते हैं या नहीं आते, आप उस चीज़ पे मत जाया करो। आप देखा करो कि आप इसको कितने ऑप्शंस एलिमिनेट करके कर सकते हो। जैसे फिनोल के लिए बच्चा जानता है कि कौन सा टेस्ट होता है बच्चे, फिनोल के लिए होता है आपका न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, यानी कि सेकंड का बच्चे क्या होना चाहिए P होना चाहिए, बाकियों का मुझे नहीं पता। तो सेकंड का P ये नहीं दे रखा, सेकंड का P ये नहीं दे रखा, सेकंड का P ये नहीं दे रखा, तो यानी कि सेकंड का P बच्चे आपका क्या हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो यदि सेकंड का P है, और इथेनोइक एसिड के लिए अपन जानते हैं बच्चे NaHCO3 यूज़ करते, यानी कि थर्ड का बच्चे क्या हो जाएगा S हो जाएगा। तो यानी कि थर्ड का भी बच्चे क्या हो जाएगा S, तो सेकंड का P थर्ड का S, है ना। और इथेनॉल के लिए बच्चे अपन क्या यूज़ करते हैं, इथेनॉल के लिए अपन सिरिक अमोनियम नाइट्रेट यूज़ करते हैं, यानी कि फर्स्ट का Q, है ना। ये आपको मिस प्रिंटिंग दे रखी है, यहाँ पे बच्चे आपका R आना चाहिए ना। एसिटाल्डिहाइड के लिए अपन कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, स्किफ टेस्ट यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस अबाउट फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर इज करेक्ट। चलिए जी, फिर ये कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन के अंदर कि T½ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ 2 टाइम्स होएगी बच्चे किसके, फर्स्ट ऑर्डर की 100% लाइफ। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है ना। अपन जानते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चे 100% का टाइम क्या होता है बच्चे, इनफाइनाइट होता है ना। फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन कभी भी कंप्लीट ही नहीं होती। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो आपका सरासर गलत है। चलिए जी, फिर ये कह रहा है T 100% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ T½ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है ना। कि फर्स्ट ऑर्डर का जो भी टाइम होएगा 100% वो कहेगा इनफाइनाइट टाइम्स होएगा, क्योंकि इनफाइनाइट ही होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। सेकंड ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। फिर ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड डिटरमाइंस द प्रोडक्ट। ये बच्चे बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसको तो आप याद ही कर लो। क्यूमीन वाली रिएक्शन बोल के मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। ये जो बच्चे आपका रिएजेंट होता है, इसी रिएजेंट को क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। और इसकी जब मैं रिएक्शन बच्चे O2 के साथ करवाता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है बच्चे, मुझे प्रोडक्ट मिलता है फिनोल, और साथ में बच्चे मुझे मिलता है एसीटोन। यानी कि आपका कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, है ना। इसको तो आप लोग याद ही कर लेना। चलिए जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को कह रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का। तो यदि बच्चे मैं बात करूँ, यहाँ पे आपके पास है सोडियम, और यहाँ पे बच्चे आपके पास है मैग्नीशियम, और यहाँ पे आपके पास है बच्चे एल्युमिनियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे क्या होती है 3s1, इसकी बच्चे क्या हो जाएगी 3s2, और इसकी बच्चे क्या हो जाएगी 3s2, और यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा 3p1, है ना।
तो यदि मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ तो अपन जानते हैं इधर से इधर जाने पे बच्चे क्या होता है, साइज़ कम होता है, और अगर साइज़ कम होएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, बढ़ेगी। तो यानी कि सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की होनी चाहिए, फिर मैग्नीशियम की और सोडियम की। बट इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है, क्या कि जो ये आपके इस तरीके से हाफ फील्ड वाले आते हैं, ये बच्चे क्या कर जाते हैं, पड़ोसी को ओवरटेक। तो यानी कि बच्चे सबसे ज़्यादा होना चाहिए आपका मैग्नीशियम, फिर होना चाहिए एल्यूमिनियम, और फिर बच्चे आपका होना चाहिए सोडियम। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम, तो ऐसा ऑर्डर तो अपने को नहीं दे रखा, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चे कब होएगी, जब अपन इनमें से दो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। तो अगर बच्चे मैं इसमें से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा तो बेसिकली अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा, अपने पास यहाँ पे बचेगा सोडियम 2+, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2p5। यहाँ पे अपने पास बचेगा बच्चे क्या, मैग्नीशियम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2p6। यहाँ पे अपने पास बचेगा एल्यूमिनियम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3s1, है ना। तो यहाँ पे अपने पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो सबसे ज़्यादा कौन आएगा, मैग्नीशियम। फिर अपने पास बच्चे कौन आएगा, सोडियम आएगा, है ना, क्योंकि बच्चे इसके सेकंड वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। फिर बच्चे कौन आएगा, आपका एल्यूमिनियम आएगा, इसके 3s में से निकालना है तो आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो मैग्नीशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम, तो ये वाली बात भी यहाँ पे क्या होगी बच्चे, गलत होगी। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, यानी कि आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस इज दिस एंड दिस। यानी कि बेसिकली 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बच्चे आपको 300 केल्विन पे क्या दे रखा है, 1.5 × 10⁻³ दे रखा है K की वैल्यू, है ना। और ये बच्चे कह रहा है T डिग्री सेल्सियस, यानी कि कुछ केल्विन से होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। ये बच्चे आपको दे रखा है 4.5 × 10⁻³ और आपको एक्टिवेशन एनर्जी भी दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चे, 60 किलो जूल, यानी कि 60 × 1000 जूल दे रखी है। तो आपको बच्चे बताना है कि ये वाला टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। तो अपन बच्चे जानते हैं क्या कि ln K2/K1 किसके बराबर होएगा बच्चे, माइनस का EA/R, और यहाँ पे बच्चे क्या होएगा 1/T2 - 1/T1, है ना। तो बच्चे यदि अपन इसको सोल्व करें तो ये अपने पास आ जाएगा ln 4.5 × 10⁻³ अपॉन 1.5 × 10⁻³ और ये अपने को दे रखे -60 × 1000 अपॉन 2.303, और यहाँ पे बच्चे अपने को क्या दे रखा है, T2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/टेम्परेचर T - 1/300। बेसिकली टेम्परेचर केल्विन में निकलेगा, अपन डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको अब अपन सोल्व कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा क्या, 2.303, और यहाँ पे बच्चे क्या बचेगा, log 3 बचेगा, और log 3 की वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ 0.4771, ठीक है। और ये किसके बराबर आ जाएगा, -60 × 1000 अपॉन 2.303, और यहाँ पे बच्चे कितना हो जाएगा, टेम्परेचर × 300, और इस माइनस का भी जुगाड़ कर देते हैं तो ये आ जाएगा टेम्परेचर -300। अब बस इसको सोल्व करना है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये बच्चे किस पे गया, 3 2 20। सो बेसिकली कितना आ गया, 200 अपॉन 2.303। इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये R है ना, सॉरी यहाँ पे R आएगा, मैंने गलत लिख दिया, 8.3 दे रखा है, 8.3 यहाँ पे R दे रखा है बच्चे आपको 8.3। इसको सोल्व करना है तो 2.303 × 0.4771 × 8.3 अपॉन बच्चे आपका कितना आ गया, 200, और ये बच्चे किसके बराबर आ गया, टेम्परेचर, और ये किसके बराबर आ जाएगा, टेम्परेचर -300, ठीक है जी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, चलिए जी। सो इसको जब बच्चे अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.04 T, और ये बच्चे किसके बराबर आ जाएगा, T - 300। सो बेसिकली 300 बच्चे आपके किसके बराबर आ जाएगा, T - 0.04 T, यानी कि 0.96 T। तो टेम्परेचर बच्चे आपका कितना आ जाएगा, 300 अपॉन 0.96। सो इसको सोल्व कर लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से अपना बच्चे T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T की वैल्यू आ जाएगी 312.5, और इसमें से बच्चे आपको 273 माइनस भी करना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस के लिए ना। तो यदि आप इसमें से 273 माइनस कर दोगे
तो आपके पास आ जाएगा बच्चे कितना 39.5। सो अप्रोक्सीमेटली बच्चे आपका आंसर आ जाएगा कितना 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई। हाँ, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट जो आपको मैं कंसेप्ट सिखाना चाहता था, आई होप वो कंसेप्ट आप लोग यहाँ पे सीख गए होंगे। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C5H10 विच डू नॉट डीकलराइज एल्केलाइन KMnO4। तो एल्केलाइन KMnO4 को कौन डीकलराइज नहीं करता। सो यदि बच्चे आप देखो C5H10, ये बच्चे किसका फॉर्मूला हो सकता है, ये या तो बच्चे फॉर्मूला हो सकता है आपका किसका एल्कीन का, और या बच्चे ये किसका हो सकता है, या आपका हो सकता है बच्चे साइक्लो एल्कीन का। और बच्चा जानता है एल्कीन तो डीकलराइज कर देता है, तो यानी कि ये तो होगा नहीं। तो अपने को जानना है कि C5H10 से कितने साइक्लो एल्कीन बन सकते हैं जो इसको डीकलराइज नहीं करेंगे। सो बच्चे एक तो आपकी 5 मेंबर की रिंग, एक तो ये बन सकता है, एक बच्चे आपकी 4 मेंबर की रिंग और एक बच्चे क्या आ जाए CH3 बाहर आ जाए, एक ये बन सकता है। और एक बच्चे आपकी 3 मेंबर की रिंग और यहाँ पे बच्चे क्या आ जाए 2 CH3 बाहर आ जाए। और एक बच्चे क्या हो सकता है आपकी 3 मेंबर की रिंग और यहाँ पे CH2 CH3 बाहर आ जाए। और एक बच्चे क्या हो सकता है आपकी 3 मेंबर की रिंग, एक यहाँ पे आ जाए और एक यहाँ पे आ जाए, है ना भाई। अच्छा, अब ये इसके तो एक ही आइसोमर होंगे, इसके भी बच्चे एक ही आइसोमर होंगे, इसके भी एक ही आइसोमर होंगे और इसके भी एक ही आइसोमर होंगे। और यहाँ पे बच्चे कितने स्टीरियो सेंटर है, 2 स्टीरियो सेंटर हैं, जिसमें बच्चे सिमेट्री भी प्रेजेंट है। तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे, इसके टोटल 3 आइसोमर बनेंगे। तो टोटल कितने कंपाउंड हो गए बच्चे, टोटल हो गए 3 और 4 7। तो आंसर बच्चे आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि 8 ग्राम यदि अपन ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं और ये H2O भी प्रेजेंट है, इसके यदि मैं रिएक्शन करवाता हूँ AgNO3 के साथ, तो बच्चे मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है AgCl। तो अपने को ये बताना है कि x × y की वैल्यू क्या होगी। तो अपने को इन लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है CrClX और यहाँ पे बच्चे H2O y और यहाँ पे बाहर दे रखा है अपने को क्या क्लोरीन 3 - x और साथ में H2O जो कि दे रखा है 6 - y, जिसका मास अपने को दे रखा है इन लोगों ने 8 ग्राम। डन भाई। और इसकी रिएक्शन ये करवा रहा है AgCl के साथ, सॉरी AgNO3 के साथ, और जिससे बच्चे अपने को क्या मिल रहा है, जिससे अपने को मिल रहा है AgCl जो कि आपको दे रखा है 8.61 ग्राम दे रखा है। चलिए जी, AgCl का मास अपन जानते हैं कितना होता है 143.5। तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे 8.61 अपॉन 143.5। तो यदि अपन इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे अपना आ जाएगा 0.06 मोल्स। तो बच्चे मोल्स ऑफ AgCl बच्चे कितने आ गए आपके पास 0.06 आ गए, है ना। अब अपन बच्चे इस कॉम्प्लेक्स के भी मोल्स निकाल लेते हैं। तो अपने को बच्चे कॉम्प्लेक्स का मास दे रखा है, तो मोल्स किसके बच्चे कॉम्प्लेक्स के, तो बच्चे कॉम्प्लेक्स का अपने को मास दे रखा है और कॉम्प्लेक्स का बच्चे मोलर मास अपने को निकालना पड़ेगा। सो कॉम्प्लेक्स के अंदर एक पड़ा आपका क्रोमियम, जिसका मोलर मास बच्चे कितना होएगा, जिसका मोलर मास होएगा 52। और क्लोरीन पड़े हैं, क्लोरीन यहाँ पे पड़े हैं x और यहाँ पे पड़े हैं 3 - x, तो यानी कि 3 क्लोरीन पड़े हैं बेसिकली। तो यानी कि 3 × क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5। और बच्चे अपने पास यहाँ पे पड़े हैं वाटर, वाटर का मास होता है 18 और y यहाँ पे पड़े हैं 6 - y यहाँ पे पड़े हैं, तो यानी कि 18 × 6। इसको बच्चे यदि अपन सोल्व करें तो इसको सोल्व करने पे बच्चे अपने को मिलता है कितना 266.5। तो मोल्स बच्चे कितने आ जाएंगे डिवाइड बाय 266.5, है ना। तो यदि बच्चे अपन इसको सोल्व करें तो बच्चे मोल्स अपने पास कॉम्प्लेक्स के कितने आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स के नियरली मोल आ जाएंगे बच्चे 0.03। तो अब बच्चे ध्यान से देखो, यदि मैं कॉम्प्लेक्स के 0.03 मोल्स लेता हूँ तो बच्चे मुझे AgCl के कितने मिलते हैं 0.06 मिलते हैं। अब अपने पास यहाँ पे AgNO3 तो ऑलरेडी एक्सेस के अंदर प्रेजेंट है, तो यानी कि डिपेंड करता है क्लोरीन से, यानी कि बच्चे यहाँ से मुझे कितने क्लोरीन बाहर मिल रहे होंगे, यहाँ से बच्चे मुझे 2 क्लोरीन बाहर मिल रहे होंगे, है ना। तभी तो यहाँ पे 2 मोल बनेंगे AgCl के, है ना। अगर मैं कॉम्प्लेक्स का 1 मोल ले रहा हूँ पूरे कॉम्प्लेक्स का और मुझे AgCl के 2 मोल मिल रहे हैं, तो यानी कि 2 क्लोराइड आयन बाहर प्रेजेंट होने चाहिए। तो यानी कि बच्चे आपकी 3 - x की वैल्यू बच्चे कितनी है 2 है, तो यहाँ से बच्चे आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। और अपन जानते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्रोमियम का होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे कितना होता है 6 होता है।
तो यानी कि आपका x प्लस वाई किसके बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और यदि आपको x इंटू वाई करना है, यदि बच्चे आपको क्या करना है, यदि आपको x मल्टीप्लाई बाई वाई निकालना है तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 5, यानी कि आपका आ जाएगा 5। तो आपका आंसर बच्चे क्या आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस पेपर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसके अलावा अगर कोई बाहर से क्वेश्चन प्रेजेंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।